नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें स्याही से नहीं बल्कि मासूमों के खून से लिखा गया है। हम जब भी गोवा का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या आता है? लहराता हुआ समंदर, सुनहरी रेत, चर्च की घंटियां, पार्टियां और सुकून। गोवा को हम भारत का पैराडाइज कहते हैं, यानी जन्नत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नत की जमीन के नीचे हजारों चीखें दफन हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस जगह आज सैलानी घूमते हैं वहां कभी ऐसी आग जली थी जिसकी तपिश ने इंसानियत को राख कर दिया था? आज हम इतिहास की उस कालकोठरी का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे गोवा इनएक्विजिशन कहा जाता है। एक ऐसा दौर जो 250 साल तक चला। एक ऐसा दौर जहां भगवान के नाम पर शैतान का नाच हुआ, जहां भाई ने भाई की मुखबिरी की और जहां अपनी ही संस्कृति का पालन करना मौत की सजा बन गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम उस अंधेरे सफर पर चलेंगे जहां सूरज की रोशनी तो थी लेकिन उम्मीद का एक भी कतरा नहीं था। चैप्टर 1, समंदर के रास्ते आई वो काली परछाई। कहानी की शुरुआत होती है साल 1498 से। वास्को द गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि वो एक खोजकर्ता था, एक व्यापारी था जो मसाले लेने आया था। लेकिन सच ये है कि वो अपने साथ सिर्फ जहाज नहीं लाया था, वो लाया था एक विचारधारा, एक ऐसी सोच जो ये मानती थी कि उनकी आस्था ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब झूठ। शुरुआत में पुर्तगाली सिर्फ व्यापार तक सीमित थे। उन्हें काली मिर्च चाहिए थी, उन्हें मसाले चाहिए थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उनकी भूख भी बढ़ी। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया। बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पुर्तगालियों के हाथ में आ गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्थानीय हिंदू आबादी को लगा कि सिर्फ राजा बदला है, प्रजा का जीवन वैसा ही चलेगा। लेकिन वे गलत थे। पुर्तगाली शासक और उनके साथ आए धर्मगुरुओं का मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, बल्कि रूहों को जीतना था। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। 1540 का दशक आते आते गोवा की फिजाओं में बारूद और खौफ की गंध घुलने लगी। मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी होने लगे। लेकिन असली डर अभी आना बाकी था। असली कयामत की शुरुआत हुई एक खत से, एक ऐसा खत जिसने गोवा की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाल के राजा को लिखा कि गोवा में धर्म की रक्षा के लिए इनक्विजिशन यानी धार्मिक न्यायालय की सख्त जरूरत है, और यहीं से नींव पड़ी उस नरक की जिसे हम गोवा इनक्विजिशन कहते हैं। चैप्टर 2, वो साल जब समय रुक गया। साल 1560। ये वो साल था जब गोवा की धरती पर इनक्विजिशन का ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी अदालत थी जिसके फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती थी। इसका मकसद था उन लोगों को ढूंढना जो ईसाई बनने के बाद भी छिपकर अपने पुराने धर्म का पालन कर रहे थे, या वो लोग जो मूर्ति पूजा करते थे। अचानक गोवा का माहौल बदल गया। जो पड़ोसी कल तक साथ में खाना खाते थे वो अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। इनक्विजिशन के जजों ने आते ही एक फरमान जारी किया। उन्होंने कहा कि हर वो इंसान अपराधी है जो सच्चे धर्म के खिलाफ है। सोचिए उस वक्त के मंजर को। सड़कों पर काले लबादे पहने अधिकारी घूमते थे। अगर किसी घर से तुलसी का पौधा दिखता तो वो घर निशान पर आ जाता। अगर किसी घर से अगरबत्ती की खुशबू आती तो उसे अपराध मान लिया जाता। डर का आलम यह था कि लोगों ने अपने घरों के आंगन से तुलसी उखाड़ दी, मूर्तियों को जमीनों में गाड़ दिया। लेकिन इनक्विजिशन की भूख इससे भी नहीं मिटने वाली थी। उन्हें सबूत चाहिए थे, और सबूत नहीं मिलते तो वो सबूत गढ़ लेते थे। 1560 से लेकर 1812 तक ये तांडव चला। 1 या 2 साल नहीं, बल्कि 250 से ज्यादा साल। कई पीढ़ियां इस खौफ के साए में पैदा हुईं और उसी खौफ में मर गईं। चैप्टर 3, संस्कृति का कत्ल। इनक्विजिशन सिर्फ शरीरों को सजा देने के लिए नहीं था। इसका असली मकसद था एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति को जड़ से मिटा देना। उन्होंने हमला किया हमारी भाषा पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे खानपान पर। नियम इतने अजीब और क्रूर थे कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कोंकणी भाषा बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। कहा गया कि अगर आप पुर्तगाली नहीं बोलेंगे तो आप पर शक किया जाएगा। शादियों में हल्दी लगाना, गाजे बाजे के साथ बारात निकालना, औरतों का साड़ी या चोली पहनना, सब कुछ बैन कर दिया गया। कल्पना कीजिए, आप अपने ही घर में हैं लेकिन आप अपने त्योहार नहीं मना सकते। आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। आप वो खाना नहीं पका सकते जो आपके पूर्वज खाते थे। नमक के बिना चावल पकाने पर भी पाबंदी थी, क्योंकि ये माना जाता था कि बिना नमक का चावल हिंदू रिवाजों का हिस्सा है। ये एक सांस्कृतिक नरसंहार था। वो चाहते थे कि गोवा का इंसान अंदर से पूरी तरह खाली हो जाए, वो अपनी जड़ों को भूल जाए। हजारों प्राचीन पांडुलिपियां जो हमारे ज्ञान का भंडार थीं, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।
मंदिरों को तोड़कर वहां चर्च बनाए गए ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि उनका पुराना भगवान अब हार चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक ये नहीं था कि उन्होंने पत्थर के मंदिर तोड़े, दर्दनाक ये था कि उन्होंने इंसान के अंदर के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। चैप्टर 4 वॉडलम घोर माइनस द बिग हाउस। ओल्ड गोवा में एक इमारत थी जिसे स्थानीय लोग कोंकणी में वॉडलम घोर कहते थे, यानी बड़ा घर। ये इन्क्विजिशन का मुख्यालय था। इसे पैलेस ऑफ इनक्विजिशन भी कहा जाता था। यह इमारत बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही भयावह। इस इमारत के बारे में कहा जाता था कि जो एक बार इसके दरवाजे के अंदर गया वो शायद ही कभी जिंदा या साबुत वापस आया। इस इमारत में सैकड़ों कोठरियां थीं, अंधेरी सीलन भरी कोठरियां। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता तो उसे न कोई वकील मिलता था, न ही ये बताया जाता था कि उसका गुनाह क्या है। उसे बस इस बड़े घर के अंधेरे में फेंक दिया जाता था। महीनों तक और कभी कभी सालों तक कैदी इस इंतजार में रहता कि कब उसकी सुनवाई होगी। वहां की खामोशी मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। कैदियों को आपस में बात करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई पहरेदार की आहट सुनता तो उसका दिल कांप उठता, क्योंकि इसका मतलब था कि अब या तो पूछताछ होगी या फिर यातना। उस बड़े घर की दीवारों ने जितनी चीखें सुनी थीं, शायद इतिहास की किसी और दीवार ने नहीं सुनी होंगी। वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां सिर्फ डर का राज था। चैप्टर 5 मुखबिरों का जाल। इंक्विजिशन की सबसे बड़ी ताकत थी धोखा। उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए समाज का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां बेटा बाप के खिलाफ, पत्नी पति के खिलाफ और नौकर मालिक के खिलाफ गवाही दे सकता था। इंक्विजिशन के अधिकारी लोगों को लालच देते थे। अगर कोई नौकर अपने हिंदू मालिक की खबर देता कि वो छिपकर पूजा कर रहा है तो इनाम में उसे मालिक की संपत्ति का हिस्सा मिलता था। इस लालच ने रिश्तों का खून कर दिया। सोचिए उस मानसिक तनाव को। आप अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने परिवार के सामने भी खुलकर बात नहीं कर सकते। किसे पता कौन जाकर पवित्र कार्यालय, होली ऑफिस में आपकी शिकायत कर दे। लोग रात के अंधेरे में, बंद कमरों में, रजाई के अंदर छिपकर अपने देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा करते थे। एक दिया जलाने से भी डरते थे कि कहीं रोशनी बाहर न दिख जाए। ये वो दौर था जब विश्वास का पूरी तरह से कत्ल हो चुका था। हर इंसान एक दूसरे के लिए संभावित दुश्मन बन गया था, और यही तो इंक्विजिशन चाहता था, डर, शक और अलगाव। चैप्टर 6 यातनाओं का नर्क। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। अगर किसी पर शक होता या अगर कोई अपना गुनाह कबूल नहीं करता तो उसे तथ्य उगलवाने के लिए यातनाएं दी जाती थीं, और ये यातनाएं ऐसी थीं जिनके बारे में सोचकर रूह कांप जाए। इंक्विजिशन के पास टॉर्चर चैम्बर थे। वहां स्ट्रैपाडो नाम की सजा दी जाती थी। इसमें पीड़ित के हाथ पीछे बांधकर उसे रस्सी से छत से लटका दिया जाता था और फिर अचानक उसे नीचे छोड़ा जाता और जमीन से कुछ इंच ऊपर झटके से रोक दिया जाता। इससे कंधों के जोड़ उखड़ जाते थे, दर्द की इंतहा हो जाती थी। एक और तरीका था वाटर टॉर्चर। इंसान को लिटाकर उसके मुंह में जबरदस्ती पानी ठूसा जाता था जब तक कि उसका पेट फूल न जाए, और फिर पेट पर जोर से मारा जाता। उंगलियों के नाखूनों को खींचना, शरीर को लोहे के शिकंजों में कसना, तलवों को जलाना, ये सब आम बातें थीं। मकसद सिर्फ दर्द देना नहीं था, बल्कि इंसान को इतना तोड़ देना था कि वो भी कबूल कर ले जो उसने कभी किया ही नहीं। कई लोग दर्द के मारे झूठे गुनाह कबूल कर लेते थे, सिर्फ इसलिए ताकि मौत जल्दी आ जाए और इस दर्द से छुटकारा मिले। वो बड़ा घर दरअसल एक बूचड़ खाना था जहां इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। चैप्टर 7 ऑटो द फे माइनस मौत का तमाशा। जब यातनाओं का दौर खत्म होता और सजा तय हो जाती तो बारी आती थी ऑटो द फे की। इसका पुर्तगाली में मतलब होता है आस्था का कार्य, एक्ट ऑफ फेथ। लेकिन असल में ये मौत का सार्वजनिक तमाशा था। यह एक बड़ा आयोजन होता था। पूरे शहर को बुलाया जाता था। चर्च की घंटियां बजती थीं। कैदियों को एक जुलूस में निकाला जाता था। उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहनाए जाते थे जिन पर शैतानों और आग की लपटों के चित्र बने होते थे। सबसे आगे वो लोग होते थे जिन्होंने गुनाह कबूल लिया था। उन्हें थोड़ी कम सजा मिलती थी। लेकिन सबसे पीछे वो होते थे जिन्हें जिंदा जलाने की सजा सुनाई गई थी। गोवा के बड़े चौराहों पर लकड़ियों के ढेर लगाए जाते थे। हजारों की भीड़ खड़ी होकर ये तमाशा देखती थी। उन बदनसीबों को खंभों से बांधा जाता था और फिर आग लगा दी जाती थी। कल्पना कीजिए जिंदा इंसान को जलते हुए देखना। उसकी चीखें, जलते हुए मांस की गंध हवा में फैल जाती थी। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि देखने वालों के दिल में इतना खौफ बैठ जाए कि वो कभी बगावत करने की या अपने धर्म की ओर लौटने की सोचे भी नहीं। ये धर्म का प्रदर्शन नहीं था,
ये शक्ति का नग्न प्रदर्शन था। चैप्टर 8 पलायन और अस्तित्व की लड़ाई। इस जुल्म के आगे दो ही रास्ते थे, या तो धर्म बदल लो या मर जाओ। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी था जिसे हमारे पूर्वजों ने चुना। वो रास्ता था पलायन का। अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हजारों परिवारों ने गोवा छोड़ने का फैसला किया। सारस्वत ब्राह्मण, दैवज्ञ और कोंकणी समाज के लोग रातों रात अपनी पुश्तैनी जमीनें, अपने घर, अपनी दौलत छोड़कर भाग निकले। वो अपने साथ सोना चांदी नहीं ले गए, वो ले गए अपने कुलदेवता की मूर्तियों को। घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए ये लोग कर्नाटक और केरल की तरफ भागे। आज आप जो मंगलुरु या कोच्चि में कोंकणी भाषी लोग देखते हैं, वो उन्हीं बहादुर पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा बल्कि घर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी मूर्तियों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मूर्तियों को नदी के तल में छिपाया, अनाज के बोरों में छिपाकर स्मगल किया। ये एक मूक क्रांति थी। ये एक गवाही थी कि आप हमारी जमीन छीन सकते हैं, हमारे मंदिर तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था को नहीं मार सकते। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अस्तित्व की लड़ाई हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ी जाती है। चैप्टर 9 वो घाव जो कभी नहीं भरे। समय का पहिया घूमा, सदियां बीतीं, यूरोप में बदलाव आया। नेपोलियन के युद्धों और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण पुर्तगालियों पर दबाव बढ़ा। आखिरकार 1812 में गोवा इंक्विजिशन को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। वो बड़ा घर बाद में खंडहर बन गया और फिर तोड़ दिया गया। लेकिन क्या कागजों पर किसी चीज को खत्म कर देने से वो सच में खत्म हो जाती है? इंक्विजिशन तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया एक डरा हुआ समाज, एक टूटी हुई पहचान। हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, अनगिनत मंदिर हमेशा के लिए खो गए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ स्मृति का। इतिहास की किताबों ने, हमारी पाठ्यपुस्तकों ने इस काले अध्याय को ऐसे गायब कर दिया जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। हमें वास्को द गामा को एक हीरो की तरह पढ़ाया गया, लेकिन हमें उन हजारों गोवावासियों का दर्द नहीं पढ़ाया गया जो ऑटो द फे की आग में जल गए। ये एक भूला हुआ नरसंहार, फॉरगॉटन हॉलोकॉस्ट है। आज भी जब ओल्ड गोवा के उन रास्तों पर चलते हैं तो हवाओं में एक अजीब सी उदासी महसूस होती है। वो खामोशी आज भी सवाल पूछती है। चैप्टर 10 आज का सच और निष्कर्ष। दोस्तों, आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो इस इतिहास को खोदकर निकालने का मकसद नफरत फैलाना नहीं है। इसका मकसद है सच का सामना करना। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपने भविष्य को कभी सुरक्षित नहीं रख सकता। गोवा इंक्विजिशन हमें याद दिलाता है कि धार्मिक कट्टरता इंसान को किस हद तक जानवर बना सकती है। ये हमें याद दिलाता है हमारे पूर्वजों के उस बलिदान की जिसकी वजह से आज हम और आप अपनी संस्कृति पर गर्व कर पा रहे हैं। वो वोडलम घोर अब नहीं है, लेकिन उसके निशान आज भी गोवा के परिवारों की कहानियों में, उनके लोकगीतों में और उनके बिखरे हुए कुलदेवताओं के मंदिरों में जिंदा हैं। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो आग की लपटों के सामने भी नहीं झुका। आज जब आप अगली बार गोवा जाएं तो सिर्फ बीच और पार्टियों को न देखें। एक पल रुकें और उस मिट्टी को नमन करें जिसने इतना खून पिया है। उन अनजान शहीदों को याद करें जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। इस कहानी को, इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि घाव को भरने के लिए पहले उसे मानना जरूरी होता है। आउट्रो। दोस्तों, ये थी गोवा इंक्विजिशन की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी दास्तां। एक गहरा और काला सच जिसे अक्सर छिपा दिया जाता है। ये सफर आसान नहीं था, न आपके सुनने के लिए न मेरे सुनाने के लिए, लेकिन सच को सामने आना ही चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट्री, ये रिसर्च और ये स्टोरी टेलिंग कैसी लगी? क्या आपको इस काले अध्याय के बारे में पहले इतनी गहराई से पता था? अपने विचार, अपनी भावनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है ताकि हम आप तक निष्पक्ष और पूरा सच पहुंचा सकें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि इतिहास के पन्नों में क्या छिपा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। हम आगे भी ऐसे ही अनसुने और अनकहे किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इतिहास को समझिए, वर्तमान को जानिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।